हेलो गाइज, वेलकम टू विभा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12 जितने भी सब्जेक्ट की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। जितना भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट है वो हमने अपनी वीडियो में कवर किया है। व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच इट इज़ एडमिसिबल, व्हाट आर द फॉर्म्स, व्हाट आर इट एसेंशियल, डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ, जो भी इससे रिलेटेड केस लॉज हैं इंपॉर्टेंट, तो पूरा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। जल्दी से जल्दी देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्योंकि हमारी वीडियोस के पीछे एक ही फंडा है, कम टाइम में कंसेप्ट ज़्यादा, वो भी समझ में आए, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डाइंग डिक्लेरेशन। इसके ग्राउंड्स क्या होते हैं, इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, इसके फॉर्म क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ के अंदर, और इम्पॉर्टेंट केसेस क्या हैं इसके। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है। तो सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन आपको बताई गई है। सिंपल शब्दों में, जब कोई इंसान मर रहा होता है तो मरने से पहले वो जो भी स्टेटमेंट देता है, वो स्टेटमेंट चाहे ऑरल हो, यानी उसने बोली हो, या कहीं पे कुछ लिख दिया हो, या जेस्चर शो करे हो, और उस स्टेटमेंट के अंदर वो अपनी मरने के कारण या मरने के सर्कमस्टांसेस डिफाइन कर रहा हो, बता रहा हो, तो ऐसी चीज़ को, ऐसी डिक्लेरेशन को डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। यानी मरते वक्त किसी व्यक्ति के द्वारा ऑरल, रिटर्न या फिर जेस्चर के थ्रू, यानी साइन लैंग्वेज के थ्रू अपनी मौत का कारण या अपने मौत के सर्कमस्टांसेस को बताता हुआ अगर कोई इंसान डिक्लेरेशन देता है, स्टेटमेंट इशू करता है, तो उसे हम बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। तो इट इज़ अ स्टेटमेंट, ऑरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, जेस्चर्स भी हो सकती है, मेड बाय डाइंग पर्सन टू स्टेट, और वो उस स्टेटमेंट में क्या बता रहा होगा, अपने कॉजेज ऑफ हिज डेथ, मतलब कारण किस वजह से मेरी डेथ हुई, ठीक है, या फिर कोई सर्कमस्टांसेस डिफाइन कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक जो है वो अपनी वाइफ को ये बताता है कि मैं सी के पास पैसे लेने गया था और सी ने जो है मुझे बहुत ज़्यादा पीटा है, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। अब बी के पास जो ये स्टेटमेंट इशू करी गई है, इसे हम बोलेंगे डाइंग डिक्लेरेशन, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि मरते वक्त व्यक्ति के द्वारा जो भी अपनी मृत्यु के कारण या सर्कमस्टांसेस बताए जाते हैं, उनको हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। अब डाइंग डिक्लेरेशन की एसेंशियल्स क्या है, तो सबसे पहले देयर शुड बी अ स्टेटमेंट। सबसे पहले तो कोई स्टेटमेंट होनी ज़रूरी है। अब वो स्टेटमेंट जो है वो ऑरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, या साइन लैंग्वेज यानी जेस्चर्स भी हो सकते हैं, राइट। सेकेंडली, दैट स्टेटमेंट शुड रिलेट विथ कॉजेज एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ। तो वो जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो डायरेक्टली रिलेट करनी चाहिए, या तो वो उस मृत्यु का कारण बता रही हो उस व्यक्ति की, या वो सर्कमस्टांसेस बता रही हो जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, राइट। एक एग्जाम्पल के तौर पर ए जो है वो अपनी वाइफ को ये बताता है कि मैं सी से रेंट लेने गया था, सी ने मेरे साथ गाली गलौज किया, जैसे ही ये घर पर आया उसे हार्ट अटैक आ गया। तो यहाँ पर जो इसने बी को ये सब इन्फॉर्मेशन दी है बिफोर डेथ, और उसके बाद एक की डेथ हो जाती है, ये बहुत ज़रूरी है कि डेथ होनी चाहिए, तभी डाइंग डिक्लेरेशन उसे कहा जाता है, अदरवाइज वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहलाती। तो ए की मृत्यु हो जाती है, तो बी यहाँ पर कोर्ट में जो स्टेटमेंट दे रही है कि ए ने मरने से पहले मुझे कहा था कि वो सी के पास किराया लेने गया था, और सी ने किराया भी नहीं दिया और उसके बाद बहुत ज़्यादा गाली गलौज करा, और उसके बाद ही आते ही मेरे पति के जो हालात थे वो बहुत ही बिगड़ गए और उन्हें एकदम ही हार्ट अटैक आ गया। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर, स्टेटमेंट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। तो पहला, देयर शुड बी अ स्टेटमेंट। पहली बात तो कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए, चाहे वो ऑरल है, चाहे वो रिटर्न है या जेस्चर है, और वो जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण या सर्कमस्टांसेस को डिफाइन करती हुई होनी चाहिए, राइट। थर्ड, द इम्पॉर्टेंट वन इज द पर्सन मस्ट डाई, और उस पर्सन की मृत्यु हो जानी चाहिए। अब इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान को ऐसा लग रहा हो कि मेरी मृत्यु हो जाए। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर यहीं पर हम ले लेते हैं कि ए को पेन हुआ, वो घर आता है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से घर आता है, लेकिन मेंटल तौर पे उसे एकदम शॉक लग जाता है कि सी उसके साथ गाली गलौज करता है, तो वो सही रहता है, लेकिन शाम को उसको हार्ट अटैक आ जाता है, या थोड़ी देर बाद ही उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तब भी उस इंसान को ऐसा नहीं लगता कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसको पहले भी आ चुका है अटैक। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको अपनी मृत्यु के बारे में कन्फर्म हो कि मेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो डाइंग डिक्लेरेशन है। तो इंडियन लॉ में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मरने वाले इंसान को ऐसा लग रहा हो, फेयर हो कि मैं मर जाऊँगा, इसीलिए वो स्टेटमेंट इशू कर रहा है। लेकिन फॉरेन लॉ में ये ज़रूरी है, यानी इंग्लिश लॉ में ये ज़रूरी है
कि डाइंग डिक्लेरेशन देने से पहले व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा हो कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तभी उस डिक्लेरेशन को, स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम एसेंशियल्स की बात करें तो जो ये डाइंग डिक्लेरेशन है ये हमारे यहाँ सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों ही प्रोसीडिंग में, दोनों ही टाइप के केसेस में इसे एडमिसिबल करा जाता है, राइट। तो सबसे पहला डाइंग डिक्लेरेशन कब मानी जाती है? जब कोई स्टेटमेंट हो, ओरल या रिटर्न, वो स्टेटमेंट उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण या फिर सर्कमस्टांसेस को डिफाइन करती हो। तीसरा, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। चौथा, ये ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को कोई डर लग रहा हो कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। और पांचवा एसेंशियल ये है कि इस तरीके के जो केसेस, इस तरीके की जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस में लागू होती है। अब किन प्रिंसिपल पर डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, वो क्या सिद्धांत है जिस बेसिस पे डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है द जनरल प्रिंसिपल ऑन विच डाइंग डिक्लेरेशन आर एडमिटेड इज दैट दे आर मेड इन एक्सट्रीमिटी when every motive of falsehood is silent and mind is induced to speak truth। यहाँ पर ये माना जाता है क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु हो रही है और उसे पता है कि उसे गॉड के पास जाना है, भगवान के पास जाना है, तो वहाँ पर उसे पता है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहने वाला, तो उसके झूठ बोलने के जो भी ऑप्शंस, उसके जो चांसेस हो सकते थे जब उसकी मृत्यु पर होती है, यानी जब कोई इंसान डेड बेड पर होता है तो उसके झूठ बोलने के जो चांसेस हैं वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाती हैं। और वहाँ पर जो उसका माइंड है वो उसको फोर्स करता है कि अब मरते वक्त तो हमें सच बोलना चाहिए। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि मरते वक्त अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल के गया है तो वो सच ही बोल रहा होगा। तो यही प्रिंसिपल कानून भी फॉलो करता है। द जनरल प्रिंसिपल इज दैट कि दे आर मेड इन एक्सट्रीमिटी, मतलब यहाँ पर अब एक्सट्रीम सिचुएशन हो चुकी है, यहाँ पर उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है और उसके पास ये क्लियर हो चुका है उसके माइंड को कि अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे केस में जब वो डिक्लेरेशन दे रहा है तो उसे सच ही माना जाना चाहिए, राइट। और एक प्रिंसिपल और है नेमो मोर्टिटम प्रेज्यूम्टिव मैनिटर, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी लेकिन इसका मतलब क्या है? अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद लाई इन हिज माउथ, यानी कोई भी इंसान अपने गॉड से, मेकर मतलब जिसने उसे बनाया है, वो झूठे मुंह से उसको नहीं मिलेगा, इसलिए वो डेड बेड पर हमेशा सच बोलेगा। और एक और प्रिंसिपल है जिस बेसिस पे डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल करा जाता है, उसका रीज़न ये है कि नेसेसिटी है कि हम एक मरे हुए व्यक्ति के द्वारा जो लास्ट स्टेटमेंट दी गई है उसे ही टेस्टिमोनी माने, गवाही माने, क्योंकि अब वो इंसान मर चुका है तो उसके अलावा सबसे अच्छी गवाही और कोई नहीं दे सकता था उसकी मृत्यु का कारण बताती हुई, राइट। तो ये आपके पास प्रिंसिपल हो गया जिस बेसिस पर डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। अब दो केस से समझते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर क्या स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे पहला केस है आपके पास पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेयर। इसमें क्या हुआ? द कोर्ट हेल्ड दैट स्टेटमेंट मेड बाय द डिसीज्ड टू हिज वाइफ दैट ही वाज गोइंग टू एक्यूज्ड प्लेस टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिम वाज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32। इस केस में क्या हुआ कि जो मृतक है उसने अपनी वाइफ को मरने से पहले ये बताया था कि वो एक्यूज के प्लेस पर पैसा कलेक्ट करने गया था और उसके बाद उसके हालात ऐसे हुए हैं। तो वाइफ को दी गई ये स्टेटमेंट जो है सेक्शन 32 के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर एक्सेप्ट की जानी चाहिए। तो इस केस में आपको ये कहा गया। एक और केस हुआ पुरुषोत्तम चोपड़ा वर्सेस स्टेट 2020 का ही केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट सेटिस्फाइड ऑल द क्राइटेरिया ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन it cannot be disregarded merely it has not been recorded by the magistrate or police didn't obtain attestation by any other person present at the time of making statement। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा मरते वक्त कोई डिक्लेरेशन दी गई है और वो डाइंग डिक्लेरेशन के सभी एसेंशियल्स को कंप्लीट करता है तो ऐसे केस में कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके द्वारा दी गई जो स्टेटमेंट है उसे किसी और चीज़ के द्वारा वेरीफाई किया जाए, यानी उसके द्वारा दी गई जो स्टेटमेंट है उसे डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे एक्सेप्ट किया जाएगा, उसे किसी भी तरीके की कॉर्पोरेशन यानी और सबूतों की ज़रूरत नहीं। तो ये हो गए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट केस जो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में है। अब बेसिकली व्हाट आर द ग्राउंड ऑफ एडमिसिबिलिटी, किन बेसिस पर अब जो हमारे पास जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसे एक्सेप्ट किया जाता है। पहली बात तो ऐसा माना जाता है कि मरने वाला इंसान ही प्रिंसिपल विटनेस है कि उसके साथ क्या हुआ है, जो वो बता सकता है वो कोई और नहीं बता सकता। इवन कोई भी इंसान जिसने उसको देखा हो सिचुएशन में तो वो सबसे बड़ा विटनेस है, प्रिंसिपल विटनेस है अपनी मौत की गवाही देने के लिए। तो पहला कारण ये है डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने का। दूसरा माना जाता है कि डेड बेड पर बैठा हुआ कोई भी इंसान सच ही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। जो अभी हमने आपको बताया कि अपने मेकर से मिलने से पहले कोई भी इंसान झूठा मुँह नहीं जाना चाहेगा, यानी वो उस टाइम झूठ नहीं बोलता, ऐसा माना जाता है। इन इंग्लिश लॉ डिक्लेरेंट शुड हैव बीन एक्चुअल डेंजर ऑफ डेथ। ये हमने अभी आपको बताया कि इंडियन लॉ में तो ये ज़रूरी है कि मरने वाला इंसान जो है वो फेयर में हो कि मेरी मृत्यु हो जाए,
लेकिन हमारे यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि मरने वाले इंसान को ये डर हो कि उसकी मृत्यु हो सकती है, राइट। उसके बाद आता है किस फॉर्म में डाइंग डिक्लेरेशन दी जा सकती है। तो इट कैन बी ऑरल, यानी बोल के की जा सकती है, रिटर्न की जा सकती है। तो ये ऑरल फॉर्म में भी हो सकता है, रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी हो सकता है अगर डिक्लेरेशन आपने मजिस्ट्रेट के सामने दी है, पार्टली ऑरल पार्टली रिटर्न भी हो सकता है, और कोई साइन या जेस्चर के फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। तो ये फॉर्म हो गई डिक्लेरेशन की। अब जो डिक्लेरेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन, वो कौन रिकॉर्ड कर सकता है? इट कैन बी रिकॉर्डेड बाय एनी पर्सन, राइट। कोई भी जो उस टाइम अवेलेबल है। कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट के टाइम पे जो है व्यक्ति के जो रिलेटिव्स हैं या जो नोन है वो नहीं है, तो ऐसे केस में जो भी उस टाइम स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, तो इट कैन बी रिकॉर्ड बाय एनी पर्सन, या रिलेटिव कर सकता है, या डॉक्टर कर सकता है, या पुलिस ऑफिसर कर सकता है, और अगर ज़रूरी हो तो मजिस्ट्रेट के सामने भी डाइंग डिक्लेरेशन दी जा सकती है। और सबसे बेस्ट जो है डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करी जाती है बिकॉज मजिस्ट्रेट जो है उनके एक्सपीरियंस के कारण। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो इंडियन लॉ है और इंग्लिश लॉ है वो डाइंग डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अगर हम इंडियन लॉ की बात करी जाए तो चाहे सिविल प्रोसीडिंग हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, बोथ केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन को वैलिड माना जाता है। लेकिन इंग्लिश लॉ के अंदर सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ही डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल किया जाता है। और एक डिफरेंस हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो इंडियन लॉ है उसमें मृत्यु का भय होना ज़रूरी नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, जबकि इंग्लिश लॉ में ये नेसेसरी है कि जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसे ये डर भी लग रहा था डाइंग डिक्लेरेशन से पहले कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो 10 मिनट के अंदर हमने पूरा डाइंग डिक्लेरेशन आपको समझाया, एक एक टॉपिक क्लियर है। तो आई होप आपको हमारे वीडियो यूज़फुल लगे। अगर आपको हमारे वीडियो यूज़फुल लगे तो इन्हें शेयर ज़रूर करिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।